Hello guys, this is Bhupendra Singh. Welcome to. Hello guys, this is Bhupendra Singh. Welcome to Let's Crack UPSC CSC हिंदी। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। देखते हैं क्या टॉपिक है। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरे बारे में तो जानते ही हैं कि मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाइड किया है, एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। प्राचीन भारत के इतिहास की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। लेकिन बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले हमारी एक चीज छूट गई है, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी, ये हमारी छूट गई है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को करेंगे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो हम दोनों में यानी कि उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में हम लोग डिफरेंस पढ़ लेंगे, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा किस प्रकार की थी। समझ में आ रहा है ना आपको? तब जाकर हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। बीच में मुझे एक टॉपिक दिखा, ये सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक वाला, तो मैंने सोचा कि इसको पहले करवा देता हूँ और बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 2666 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो लाइव क्लासेस देखने के लिए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे एजुकेटर एजुकेटर पढ़ाते हैं। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो इसको इसमें आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें पढ़ाता है, जो टॉप एजुकेटर है वही आपको पढ़ाते हैं। जैसे मृणाल पटेल सर, आप सभी को पता है, मुदित गुप्ता, अभिषेक मलिक, आशीष मलिक, सॉरी, इन सभी को सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है, जिसमें एनसीईआरटी की समरी होगी, एमसीक्यूज होंगे, टेस्ट होंगे, मतलब सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री। ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या है, एक टेस्ट भी मिलेगा। इस टेस्ट से आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। ठीक है। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। आपको जब भी टाइम मिलता है, जब आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है। और आपका क्लास के बाद भी टेस्ट होता है। ठीक है, कि आपने कितना सीखा है। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको अन अकेडमी का, तो आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है, स्क्रीन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। इसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 साल का जो कोर्स है उसकी फीस है 46,800। लेकिन आप लेकिन यदि आप बीके लाइव कोड का यूज करेंगे, ये मेरा कोड है बीके लाइव, इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है। प्रोसीड टू पे कर देना, आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर ली थी हम लोगों ने, साहित्यिक स्रोत की बात कर ली थी, पुरातात्विक स्रोत की बात कर ली थी। साहित्यिक स्रोत की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, हमने इसकी बात कर ली थी। पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, हमने इसकी बात कर ली थी। प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेखन की प्रणाली, प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मानव विकास को देख लिया था, पुरापाषाण काल देख लिया था, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की विशेषताएं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हम लोगों ने देख ली थी। हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। नगर विभाजन किस प्रकार का था, भौगोलिक विस्तार कौन कौन सा था, विशेषताएं कौन कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। ठीक है। दास प्रथा, महिलाओं की स्थिति, रहन सहन, मनोरंजन, समाज किस प्रकार का था, लिपि, मोहरें, धार्मिक विश्वास, वैज्ञानिक आधार,
पतन किस प्रकार से हुआ था ये हमने देख लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया था, वैदिक काल की हम लोगों ने बात की थी, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, हमने इन तीनों में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। कल हमने महाजनपद काल पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में क्या क्या अंतर आने लग गए, ठीक है। आपको कृषि में अंतर देखने को मिल जाएंगे, आपको उद्योग धंधों में अंतर देखने को मिल जाएंगे, आपको सामाजिक व्यवस्था में अंतर देखने को मिल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऋग वैदिक काल में अलग थी, उत्तर वैदिक काल में अलग थी और महाजनपद काल में आपको अलग देखने को मिल जाएंगी। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले एक टॉपिक है हमारा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्री के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल में क्या था। देखो, अगर हम सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे इनको, तो हमें अंतर करने में क्या दिक्कत आएगी, यानी कि समझने में दिक्कत आएगी। लेकिन हम जब दोनों में डिफरेंस करके पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल का धार्मिक स्थिति क्या थी, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या थी, तो हमें डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में कौन कौन सी विशेषताएं थी। जैसे पहले धार्मिक पढ़ लिया हम लोगों ने, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का भी हम लोग धार्मिक पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमें कंपैरिजन करके समझने में आसानी होगी। तो वही चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज बुद्ध धर्म अगर हो सका तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की जो व्यवस्था है वो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो महाजनपद काल ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद का समय है, और महाजनपद काल के बाद ही बुद्ध धर्म आएगा, उसके बाद जैन धर्म आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल के ऋग वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के बारे में। देखो, सबसे पहले आप लोग सभी लेक्चर को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मुझे बताओ कि और क्या चीज नई लेके आनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य था उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में। और आपको पता है ऋग वैदिक काल के बाद क्या आता है, ऋग वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ये हमारी राजनीतिक संरचना है, देखो ये हमारी राजनीतिक संरचना है, इसको पढ़ लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, राजा, नौकरशाही, नौकरशाही किस प्रकार की थी, है ना। प्रतिनिधि संस्थाएं किस प्रकार की थी, जिसमें विधव, सभा और समिति, और प्रशासनिक इकाइयां किस प्रकार की थी, ये हम पढ़ लेंगे। ये हमने बात की थी वैदिक काल की। अब इसके बाद हम राजनीतिक संरचना में ही आएंगे, ये हम बात करेंगे किसमें, उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति किस प्रकार की थी, ठीक है। प्रतिनिधि सभाओं की विशेषताओं में क्या कमी आई, प्रशासनिक इकाई किस प्रकार की थी, ये हम लोग पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से सामाजिक संरचना की हम लोग बात करेंगे। सामाजिक संरचना यानी कि ऋग वैदिक काल में सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, यानी वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, दास प्रथा किस प्रकार की थी, महिलाओं की दशा किस प्रकार की थी, खान पान किस प्रकार का था। अब यही चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल सामाजिक संरचना में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार का अंतर देखने को आपको मिल गया। समाज में विभिन्न 16 संस्कारों की अवधारणा आ गई थी, है ना। ये सब अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से दास प्रथा में क्या चेंजेस आए, महिलाओं की दशा में क्या चेंजेस आए, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक विश्वास की। धार्मिक विश्वास किसकी बात करेंगे हम, ऋग्वैदिक काल की। इसमें उपासना का उद्देश्य पढ़ेंगे, उपासना की पद्धति कौन कौन सी होती थी, देवकुल किस प्रकार के थे, इंद्र की क्या महत्ता थी, अग्नि की क्या महत्ता थी, सोम, अश्विनी, अदिति, पूषण, वरुण, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, जिसमें उपासना का उद्देश्य पढ़ेंगे, उपासना उपासना की पद्धति पढ़ेंगे हम, देवकुल पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कंपैरिजन आएगा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग
आगे बढ़ जाएंगे आज के लेक्चर में। और आज हम जो है बौद्ध धर्म को स्टार्ट कर देंगे अगर ये जल्दी हो गया तो। और रही बात देखो आपको नोट्स की, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे भूपेंद्र सिंह दिनकर नाम से एक एक टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप देख सकते हो। तो उस पर आप ज्वाइन कर लो, जो भी मैं लेक्चर लेता हूं तो उस लेक्चर की आपको पीडीएफ उसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम लोग किसकी, तो अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संरचना की, यानी कि राजनीति की संरचना किस प्रकार की थी ऋग्वैदिक काल में। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले राजनीतिक संरचना में किसकी स्थिति आती है, राजा की, क्योंकि राजा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रशासनिक व्यवस्था में। वही सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक कार्यों का कर्ता धर्ता होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम राजा की बात करेंगे कि राजा राजा किस प्रकार से शासन संचालित करता था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले राजा को गोप्ता या गोप कहा जाता था, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि ऋग्वैदिक काल में गाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। तो ज्यादा से ज्यादा शब्दावली जो होती थी वो गाय से संबंधित शब्दावली होती थी, और जिसके पास गाय के संसाधन सबसे ज्यादा थे वही सबसे धनी व्यक्ति समझा जाता था। तो गाय के महत्वपूर्ण होने की वजह से राजा का जो नाम था वो भी गाय के ऊपर ही रखा गया, यानी गोप्ता, यानी किसी गोप का मुखिया, ठीक है। राजा कबीले का प्रमुख हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में कोई एक निश्चित निश्चित स्थान नहीं था, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि साम्राज्यवादी नीति वो लोग अपनाते हो। उनका एक फिक्स कबीला था, कबीले का एक प्रमुख स्थान होता है और इसी में राजा प्रशासन करता था, ठीक है। तो इसको कबीला बोल रहे हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में राजा के क्षेत्र में जो आने वाला एरिया है उसको हम कबीला बोल रहे हैं। तो राजा जो होता था ऋग्वैदिक काल में वो कबीले का प्रमुख होता था, अतः इसे जनस्य से गोप कहते थे, अर्थात राजा की पहचान कबीले से होती थी। समझ में आया। तो राजा की पहचान कबीले से होती थी, यानी कि मान लो कि जैसे काबूला, काबूला जो कबीला है, काबूला जो कबीला है, पूछेंगे काबूला कबीला का राजा कौन है, तो बोलेंगे भाई राजा है, ये कौन है, धूंधी इसका राजा है, ठीक है। तो धूंधी के नाम से कबीले की पहचान नहीं होगी, कबीले के नाम से राजा की पहचान होगी। तो कबीले का नाम पहले आएगा और राजा का नाम बाद में आएगा, ठीक है। और बाद के शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा कि राजा का नाम पहले आएगा और उस क्षेत्र का नाम नहीं आएगा। जैसे आपको पता है मौर्य वंश के शासक हुए, शुंग वंश के शासक हुए, सातवाहन वंश के शासक हुए। तो इसमें क्या होता है, जो शासक होता है उसका सरनेम आता है और सरनेम से ही उसके प्रशासन की व्यवस्था संचालित होती है, उसके शासन का जो नामकरण होता है और उसके क्षेत्र की जो पहचान होती है वो उसके वंश के नाम से ही होती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा था, ऋग्वैदिक काल में कबीला, कबीले का मतलब एक तरह से मान लो क्षेत्र, क्षेत्र के नाम से ही राजा की पहचान होती थी। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखने को हमें मिल गए ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। हम बात करते हैं, राजा कबीले की सुरक्षा करता था एवं युद्ध में नेतृत्व करता था। सबसे प्रमुख भूमिका जो होती है राजा की वो क्या होती है, कबीले की सुरक्षा करना। अगर कोई राजा कबीले की सुरक्षा करता है तो उसे राजा होने का हक है। अगर कोई राजा का उत्तराधिकारी अगर निर्बल हुआ तो वो कबीले की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, और सभा और समिति के माध्यम से राजा के उत्तराधिकारी को हटा दिया जाएगा। तो राजा का जो सर्व प्रमुख कार्य होता था कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व करना। अब युद्ध क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है, यहां पर गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, और ये हमारा दूसरा क्षेत्र है। मान लो ये ए क्षेत्र है हमारा, मान लो ये ए क्षेत्र है हमारा, और ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा है बी क्षेत्र, ठीक है। तो बी क्षेत्र है वो ए क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, क्यों करेगा वो, क्योंकि इसके संसाधन को लूटने के लिए।
इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराने के लिए, या फिर इसके राजनीतिक संसाधन पर अपना कब्जा जमाने के लिए, या भूमि को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कहते हैं राजा का जो प्रमुख कार्य होता है वो दो तरीके का होता है। सबसे पहले कबीले की सुरक्षा करना, और दूसरा है युद्ध में नेतृत्व करना। ये हम लोगों ने बात कर ली। बात करते हैं दूसरी, शासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात क्या होती है कि राजा था वो शासन का प्रमुख था, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा की सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने आती है वो ये आती है कि राजा तानाशाह नहीं होता था, और अप्रत्यक्ष रूप से राजा को सभा और समिति एक सभा और समिति एक ग्रुप हुआ करता था, है ना। मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, और वही मंत्रिपरिषद राजा का चुनाव करती थी। लेकिन एक बार राजा बनने के बाद सारी की सारी जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत हो जाया करती थी, ठीक है। अब हमने इस बात की बात कर ली। अब हम बात करते हैं वंशानुगत। तो हाँ, वंशानुगत होती थी, लेकिन मान लो एक राजा के 3-4 पुत्र हैं, 4-5 पुत्र हैं, तो 4-5 पुत्र में से जो योग्य उत्तराधिकारी होगा उसी को ही सभा और समिति के माध्यम से चुना जाएगा। तो वंशानुगत प्रणाली तो थी, है ना, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन जो श्रेष्ठ होगा, ऐसा नहीं कि राजा ने जो चुन लिया वही उत्तराधिकारी होगा, जो श्रेष्ठ होगा उसको सभा और समिति नामक जो मंत्रिपरिषद है वो चुनेगी कि कौन कबीले की सुरक्षा कर सकता है ढंग से, और कौन युद्ध में ढंग से नेतृत्व कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा था उसकी सर्व प्रमुख भूमिका थी, और शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही थी। और अंत का यानी कि बाद का जो उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें राजा तानाशाह बन जाएगा, और सभा और समिति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और महाजनपद काल की हम जब बात करते हैं तो महाजनपद काल में सभा और समिति समाप्ति हो जाएगी, किंतु राजा का निर्वाचन होता था। मैंने आपको बताया था ना, वंशानुगत तो था लेकिन राजा का निर्वाचन होता था, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। और ये राजा था वो कबीले का मुखिया या राजा होता था, इसका पुत्र उत्तराधिकारी होता था, इसका निर्वाचन होता था, उत्तराधिकारी को मान्यता देने के लिए मतदान होता था। मैंने बोला कि ए, बी, सी और डी, ये क्या है, राजा के 4 पुत्र हैं। राजा के 4 पुत्र के लिए इसमें मतदान होगा, यानी आज का जो चुनाव होता है उसी प्रकार से उस समय पर मतदान हुआ करता था। जिसको ज्यादा वोट प्राप्त होंगे वो राजा बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में नौकरशाही किस प्रकार की थी। उत्तर वैदिक काल में नौकरशाही किस प्रकार की थी, तो नौकरशाही की बात करते हैं, यानी कि ये वंशानुगत थी, रक्त संबंध से युक्त थी, यानी कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, ठीक है। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है, जो सक्षम है वही कलेक्टर बनेगा, ठीक है। बात कर ली। इस समय पर गुप्तचर की प्रमुख भूमिका होती थी। गुप्तचर कोई सा भी शासनकाल हो, और आज के समय में भी हम लोग बात करते हैं, अगर गुप्तचर नहीं होंगे तो शासन व्यवस्था संचालित करने में बहुत समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। जैसे आंतरिक विद्रोह होता है तो दिल्ली में बैठे लोगों को बताने वाला कौन है, वो गुप्तचर है। गुप्तचर की वजह से ही समझ में आता है कि भाई ग्वालियर शहर में, या फिर पटना शहर में, या फिर झारखंड में क्या गतिविधियां चल रही हैं, अलगाववादी गतिविधियां चल रही हैं, या फिर क्या नाम से दंगे की योजना चल रही है। तो ये चीज जो है वो गुप्तचर के माध्यम से केंद्रीय व्यवस्था को मालूम चलती है, राजा को मालूम चलती है, तब जाकर वो कदम उठाता है। इसलिए कोई सा भी शासनकाल हो, चाहे उत्तर वैदिक काल हो, चाहे ऋग्वैदिक काल हो, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन हो, गुप्त हो, सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, इन सब में गुप्तचरों की आपको अहम भूमिका देखने को मिल जाएगी। नौकरशाहियों में और कौन होते थे, नौकरशाहियों में सेनानी होते थे। सेनानी यानी कि सैन्य संबंधी व्यवस्थाओं का प्रबंधन ये लोग करते थे। पुरोहित होते थे। पुरोहित क्या, धार्मिक कार्य करना, अश्वमेध के यज्ञ करना, ये सब काम इनके हुआ करते थे। तो ये बात हमारी हो गई। तो देखो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको देखो ये भूपेंद्र सिंह के नाम से, भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आपको क्या है, दिनकर के नाम से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर एक लिंक है, इस पे आप क्लिक करना तो आपको
PDF सारी की सारी मिल जाएंगी। और ये मेरा BK लाइव कोड है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो इस कोड का आप यूज करना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और अगर आपको एडमिशन से संबंधित कोई इंक्वायरी चाहिए तो 9074467114 इस पे आप कॉल कर लेना। मैं सारी आपको क्या है इंक्वायरी बता दूंगा कैसे क्या करना है आपको। अगर समस्या आती है तो ही आपको कॉल करना है, समझ में आया। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ग्रुप से जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जो हैं अगर नए हैं तो जुड़ जाइए। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं। देखो, प्रतिनिधि संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। एक तो विधब आती है, एक सभा आती है और एक समिति आती है। ये तीन चीज आपको देखने को मिलेंगी, अब देखेंगे। और इसके अलावा एक गण है, ठीक है। ये चार प्रकार की आपको संस्थाएं देखने को मिलेंगी। अब इनके कार्य कौन कौन से होते हैं इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदर्भ की। तो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी संस्था की। आपको पता है संस्था क्या होती है, किसी काम को सुचारू रूप से करने के लिए एक संगठन होता है, उसको हम संस्था बोलते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न लक्ष्यों की आपूर्ति हम लोग करते हैं। चलिए समझ में आ गया संस्था क्या होती है। तो संस्थाओं का मतलब क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से यह सैनिक एवं असैनिक कार्यों से जुड़ी होती है, यानी कि इसके जो कार्य होते हैं वो सैनिक प्रबंधन संबंधी भी होते हैं और असैनिक कार्य यानी कि राजस्व की व्यवस्था करना हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था देखना हुआ, कानून संबंधी जो व्यवस्था है वो देखना हुआ, या फिर न्याय संबंधी व्यवस्थाएं वो देखना हुआ। ये सब कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे विधब संस्था के द्वारा। इसी से आगे चलकर सभा और समिति का विकास हुआ। देखो, पहले विधब हुआ करती थी और विधब से ही सभा और समिति का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सबसे प्राचीन काल की अगर आपसे पूछा जाए, सबसे प्राचीन काल की संस्था, प्रतिनिधि संस्था कौन सी थी, तो आप बताओगे कि सबसे पहले विधब थी, फिर आने वाले टाइम पर यही जो है सभा और समिति में डिवाइड हो गई। चलो कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सभा और समिति क्या होती है। सभा और समिति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। यह कबीले के अनुभवी वृद्ध लोगों की सभा थी, यानी कि बूढ़े बड़े लोग जो थे, बूढ़े बड़े लोग आकर सभा में बैठा करते थे। जैसे पंच होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि पंच होते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले होते हैं और 60-70 साल के होते हैं, वो इस तरह के लोग सभा में हुआ करते थे। यह न्याय के कार्यों से जुड़ी थी। न्याय के कार्यों से क्यों जुड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि अनुभवी व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस सीखा होता है। तो जब इनके पास एक्सपीरियंस होता है तो ये सही न्याय कर सकते हैं। तो न्याय संबंधी कार्य के लिए सभा सभा के जो सदस्य हैं वो कार्य करते थे। इसके अलावा आधुनिक राज्य व्यवस्था के उच्च सदन राज्यसभा के समान थी, यानी कि आज के समय में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यसभा होती है। लोकसभा में क्या है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा होती है और राज्यसभा में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। तो राज्यसभा के समान थी ये सभा, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि सभा क्या होती है, सभा का निर्माण कैसे हुआ और इसके कार्य कौन कौन से थे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं समिति के बारे में। यह कबीले के लोगों की समिति थी। कबीले के लोग यानी कि आपको पता है सभा में वृद्ध व्यक्ति थे और इसमें जवान व्यक्ति थे। इसमें सभी महत्वपूर्ण वाद विवाद होते थे। इसमें देखो, यानी कि सभा की हम लोग बात करते हैं तो सभा में केवल न्याय संबंधी कार्य होते थे। लेकिन समिति की बात करें तो समिति को एक तरह से लोकसभा मान लो, ठीक है। तो लोकसभा में सभी महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणविद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबसे संबंधित इसमें वाद विवाद हुआ करते थे। उसके बाद मतदान हुआ करता था और मतदान होने के बाद जो भी डिसीजन बहुमत से पारित होता था तो इसको मान लिया करते थे आम जनता के द्वारा। ये हम लोगों ने बात कर ली है। इसमें राजा का निर्वाचन होता था। देखो, समिति है, समिति डिसाइड करेगी। आपको पता है आज का जो लोकसभा है, लोकसभा में जो बहुमत का नेता होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम पीएम बोलते हैं। इसी प्रकार से समिति हुआ करती थी। समिति में बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे और यही सदस्य राजा का चुनाव किया करते थे। ये हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको जैसे कि निम्न सदन था,
अपनी लोकसभा, उसी के समान समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखो प्रजापति कौन होते हैं, यानी कि इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले, इस पृथ्वी का पालन करने वाले को प्रजापति बोलते थे। ठीक है, तो प्रजापति की दो पुत्री सभा और समिति कहा गया। सभा और समिति के माध्यम से सारे के सारे जो विवाद हैं, सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो देखे जाते थे। ये ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्रतिनिधि संस्थाएं किस प्रकार काम कर रही हैं, है ना। और सबसे पहले विदव था, और विदव ही है जो दो भागों में बट गया, सभा और समिति, और सभा और समिति के माध्यम से सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक गण ये भी है, ये भी संस्था का नाम देखने को मिलता है, लेकिन इसके कार्यों का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। देखो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके लिए कहीं से भी बन सकता है, प्रीलिम्स में कहीं से भी बन सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि समिति में राजा के राजा के निर्वाचन से संबंधित कार्य किस सभा में होता था, विदव में, सभा में, या फिर समिति में। इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पता नहीं है कि कहां से क्या क्वेश्चन उठा ले, वो फैक्ट के रूप में उठा लेगा, कोई भी कथन उठा लेगा वो, और कथन में से क्वेश्चन बना देगा। इसीलिए आपको हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना होगा। रटने की प्रवृत्ति आप बिल्कुल भी लेकर नहीं आए। अगर रटेंगे तो यूपीएससी वाले आपको क्या है, घुमा देंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो कितना भी घुमाए, लेकिन आप नहीं घूम पाओगे। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाई के बारे में। हम राजनीतिक की ही बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक इकाई किस प्रकार की थी। तो प्रशासनिक इकाई यानी कि जन बटा हुआ था विश्व में, और विश्व बटा हुआ था कुल में या फिर परिवार में। यानी कि हम बात करते हैं कि आज के समय में जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश बटा हुआ है किसमें, जिलों में। जिले किसमें बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं गांव में। तो इस प्रकार से आपको केंद्रीय व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, और गांव का भी एक मुखिया होगा, जिले का भी एक मुखिया होगा, और एक राज्य का भी मुखिया होगा। इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमने बात कर ली, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हाँ, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी राजनीतिक संरचना कार्य करती थी, और उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन आना स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा की भूमिका के बारे में। तो राजा की शक्ति बढ़ी क्योंकि लोहे के प्रयोग से युद्ध शस्त्रों के कारण राजा शक्ति संपन्न हुआ। तो साथ ही भूमि स्वामित्व की अवधारणा से राजा अब कबीले का नहीं, बल्कि भू क्षेत्र अथवा राज्य का प्रमुख राजा हो गया। तो आपको पता है कि लोहे का प्रयोग बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऋग वैदिक काल में लोहे का इतना उपयोग नहीं होता था। जब लोहे का उपयोग बढ़ेगा तो क्या होगा, युद्ध के उपकरण बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब युद्ध के उपकरण बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो राजा अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। इसके अलावा साम्राज्यवाद जो नीति है उसका भी अनुसरण किया गया, जिसके कारण राजा एक बड़े से भू क्षेत्र का राजा बन गया। ठीक है, अब राजा को कबीले के नाम से नहीं, जबकि भू क्षेत्र के नाम से पुकारते थे। ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि राजा की भूमिका में उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिले। अब कृषि प्राथमिक पैसा होने के कारण राजा कर प्राप्त करने लगा, जो उत्पादन का 1/16 भाग था। कितना था, 1/16। पहले प्राथमिक पैसा क्या था, आप मुझे बता दो। ठीक है, अब कृषि होने लगी तो कृषि से भाई वो राजस्व प्राप्त करने लगा, और राजस्व जो है वो 1/16 भाग था। और समय समय पर ये राजस्व अनेक शासकों के टाइम पर बढ़ता गया। ठीक है, हम लोगों ने ये बात कर ली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं और क्या परिवर्तन हुए। अब राजपथ का सम्मान बढ़ा। देखो मैंने आपको बताया था ना कि राजा का चुनाव करने वाली कौन दो संस्थाएं थी, एक तो सभा थी और एक समिति थी। अब सभा और समिति को नियुक्त करने का अधिकार है राजा को। तो कौन पावरफुल हुआ, सभा और समिति। सभा और समिति किससे बनी होती थी, ये आम जनता से बनी होती थी। समिति में आम जनता होती थी, और सभा में क्या हुआ करते थे, इसमें वृद्ध लोग जो हैं वो हुआ करते थे। अब राजा के पास जब शक्ति बढ़ी, यानी कि इसके पास युद्ध
शास्त्रों की संख्या बढ़ गई, इसके अलावा इसके पास एक बड़ा भूभाग क्षेत्र बढ़ गया, इसके अलावा इसके पास राजस्व बढ़ गया। राजस्व क्यों बढ़ा? क्योंकि कृषि के रूप में कृषि व्यवस्था उभर कर सामने आई। तो इस प्रकार से राजा आर्थिक रूप से और 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 सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह मजबूत होता गया। जब राजा मजबूत हो जाएगा तो सभा और समिति एकदम से कमजोर हो जाएंगी। तो ठीक है, अब सभा और समिति का जो सम्मान है वो कम हो गया और राजा का सम्मान बढ़ गया। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया, यानी कि देवीय राजस्व सिद्धांत। देखो, अगर राजा अगर राजा अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि नहीं बताएगा तो आम जनता उसके जो कानून और नियम है उसको नहीं सुनेगी। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक अवधारणा का यूज करते हुए राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बता दिया कि भाई राजा जो भी कानून बनाएगा, इसका मतलब वो कानून किसने बनाए हैं? वो कानून ईश्वर ने बनाए हैं, और ईश्वर के बनाए हुए कानून को तोड़ना पाप है। अब ये बात उन लोगों के दिमाग में घुसेड़ दी, किसके दिमाग में? आम जनता के दिमाग में। तो राजा को पृथ्वी पर इस ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया, यानी कि देवीय राजस्व सिद्धांत कर दिया गया। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि राजा राजा का देवीय राजस्व सिद्धांत किस काल की विशेषता है? उत्तर वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल की, महाजनपद काल की, या फिर बौद्ध धर्म की? तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल की ये घटना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपसे ये देखने को मिल जाएगा कि किस ग्रंथ में देवीय राजस्व सिद्धांत की सर्वप्रथम अवधारणा आई। तो आप बता देना कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से ये देखने को मिलता है। एक एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? अतः राजपथ के साथ अनेक यज्ञ जुड़ गए, यानी कि वैदिक काल में इतने कर्मकांड प्रचलित नहीं थे और सभा और समिति के माध्यम से राजा पर नजर रखी जाती थी। लेकिन अब क्या है? राजा का सम्मान बढ़ गया, तो अब अनेक कर्म और कांड भी बढ़ गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ बढ़ गया, राजसूय यज्ञ बढ़ गया और वाजपेयी यज्ञ हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बता दो इन लोगों में डिफरेंस कि अश्वमेध यज्ञ की क्या विशेषता होती है, राजसूय यज्ञ की क्या विशेषता होती है, और वाजपेयी यज्ञ की क्या विशेषता होती है। एक मैं आपको बता देता हूं कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है। एक घोड़ा छोड़ दिया एक क्षेत्र में, अब घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वो राजा का क्षेत्र हो जाएगा। अब घोड़े को रोकने वाला अगर कोई राजा आ गया बीच में, तो अब इस राजा को युद्ध करना पड़ेगा। ये मान लो ए राजा है, ये मान लो बी राजा है, तो बी राजा को ए राजा से क्या है? युद्ध करना पड़ेगा। जितने भी नए विद्यार्थी आते जा रहे हैं तो सबसे पहले लाइक करते जाएं, ठीक है, शेयर करते जाएं, कमेंट। देखो, मैं 7 बजे आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाता हूं, 7 बजे मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो कंटिन्यू रहिए, प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हुए हम आधुनिक भारत पर इसको खत्म कर देंगे। इसके अलावा जब मेंस आपका पेपर होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं आपको करवा दूंगा। तो पूरा हिस्ट्री का लेक्चर लेने वाला हूं, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और कोई भी मेंस का क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सुबह 7 बजे जितने भी बच्चे आ सकते हैं ना, सारे के सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें चल रही हैं। आगे हम बात करते हैं प्रतिनिधि संस्था, ठीक है। तो मैंने आपसे बात की थी कि सभा और समिति का महत्व कम हो गया था। आपको पता है राजा मजबूत हो गया। राजा क्यों मजबूत हो गया? क्योंकि उसके पास राजस्व आना स्टार्ट हो गया, युद्ध शस्त्रों का निर्माण स्टार्ट हो गया। तो राजा मजबूत हो गया और सभा और समिति कमजोर पड़ गई। राजा मजबूत और सभा समिति कमजोर। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल में सभा और समिति मजबूत लेकिन राजा कमजोर, ठीक है। इसके अलावा विदव और गण समाप्त हो गए। मैंने 4 प्रकार की प्रशासनिक इकाई आपको बताई थी ना, कि विदव से क्या हुआ था? विदव से सभा और समिति का निर्माण हुआ था, और एक गण नाम की संस्था भी थी। मैंने आपको बताया था कि गण का कार्य क्या था, ये ढंग से किसी को मालूम नहीं था। और हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई वही रही, यानी कि जनपद से विश्व से ग्राम। यानी कि आपको मान लो ये हो गया राज्य, ये हो गया आपके जिले, और ये हो गया आपका गांव। इस प्रकार से विकेंद्रीकृत व्यवस्था आपको उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलेगी, जिसमें से जनपद सर्वोच्च इकाई हुआ करती थी।
ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। मैंने कंपैरिजन करके आपको बता दिया, तो इससे आपको समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। जिस प्रकार से हमने राजनीतिक संरचना का डिफरेंस समझ लिया, यानी कि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, कौन कौन से अंतर हमें देखने को मिले, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना में भी हम अंतर देख लेंगे कि ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं, और हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल की, क्योंकि ऋग्वैदिक काल पहले आता है और वैदिक काल बाद में आता है। तो ऋग्वैदिक काल में ही सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, और वर्ण व्यवस्था में हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो आधार क्या था, रंग। रंग यानी कि आर्य, आर्य लोग माने कि गोरे, और अनार्य यानी कि काले। देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, यानी कि कर्क रेखा यहां से मध्य प्रदेश से गुजरती है और बहुत सारे राज्यों से गुजरती है। तो हमारा ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हमारा ग्रीष्म क्षेत्र हो गया, यानी कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ के लोग क्या पढ़ेंगे, काले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दक्षिण भारत भारत के जो लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हम सच्चे भारतीय हैं, आर्य लोग बाहर से आए थे, ये गोरे लोग हैं और हम लोग काले लोग हैं। ठीक है, और काले ही यहाँ के मूल लोग हैं। तो इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में भी दो वर्गों में विभाजित थे, एक तो आर्य थे और एक अनार्य थे। ठीक है सर, हम लोगों ने बात कर ली है। और क्या आधार हुआ करते थे, तो वर्ण व्यवस्था के और आधार कर्म हुआ करते थे, यानी कि पुरोहित, सेनानी, विश्व। ठीक है, कर्म यानी कि पुरोहित कौन सा कर्म कर रहा है, ये पूजा पाठ का कर्म कर रहा है, धार्मिक कर्म कांड कर रहा है, और राजा के लिए अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ कर रहा है। इसी प्रकार से सेना हुआ करती थी, और इसी प्रकार से विश्व हुआ करते थे। और विश्व कौन होते थे, ये सामान्य जनता होती थी। तो ये क्या हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश्व। विश्व में क्या है, वैश्य और शूद्र भी आ गए। ठीक है, इस तरह से कर्म के आधार पर तीन भागों में डिवाइड थी। इसके अलावा अगर इसको भी बांट दिया जाए, विश्व को भी, तो चार प्रकार की हमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस समय से आपको क्या है, जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि ये व्यवस्था केवल कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। और इस तरह की व्यवस्था आपको हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे कैसा भी समाज हो, हमेशा आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में ये जन्म आधारित ना होकर, सॉरी, कर्म आधारित ना होकर ये जन्म आधारित हो गई। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रारंभ में कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था हो गई। जैसे ही जन्म आधारित जाति व्यवस्था हो गई, वैसे ही रूढ़िवादिता आना स्टार्ट हो गई, है ना, और सामाजिक गतिशीलता बाधित हो गई। अब बात करते हैं, कर्म पर आधारित होने के कारण सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं थी। एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग हो सकते थे। आपको पता है कि आज का जो हमारा परिवार है, हमारे परिवार में हो सकता है कि हमारे पापा पुलिस में हो, हमारे पापा पुलिस में हो, हमारा भाई है वो व्यापार करता हो, और हमारे पापा हो वो पुजारी हो, और एक भाई है, भाई वो थोड़ा सा काम वाम पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो उसको चपरासी की नौकरी मिल गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज के समय में आपको ये व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से व्यवस्था आपको ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिल जाएगी कि एक ही घर में आपको ये ब्राह्मण, पुलिस वाला क्षत्रिय, व्यापारी यानी कि वैश्य और चपरासी यानी कि शूद्र आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो आने वाले समय में यानी कि 50-60 साल समय में हमारे यहां से भी जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आजकल संक्रमणशील क्षेत्र चल रहा है, यानी संक्रमणशील समय चल रहा है। संक्रमणशील समय चलेगा तो क्या है, धार्मिक संघर्ष होंगे, जातिगत संघर्ष होंगे। वही धार्मिक संघर्ष और जातिगत संघर्ष आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। धार्मिक संघर्ष और जातिगत संघर्ष के बाद एक अच्छी व्यवस्था उभरकर सामने आएगी। और यही बात हीगल ने कहा था। इसी को हम द्वंद्व का न्याय बोलते हैं। यानी कि पहले दो गुटों में लड़ाई होगी, ए और बी में लड़ाई हो रही है, फिर समझौता होगा। समझौता होने के बाद नई व्यवस्था जो आएगी वो पुरानी व्यवस्था से अच्छी होगी। इसी के बाद फिर ग्रुप बनेंगे ए और बी, ए और बी में फिर लड़ाई होगी, और फिर लड़ाई होने के बाद में फिर एक नई व्यवस्था आएगी, और नई व्यवस्था पहले की व्यवस्था से अच्छी होगी। इसी प्रकार से समाज की गतिविधि चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि जाति व्यवस्था के बारे में। अर्थात छुआछूत अस्पृश्यता की भावना नहीं थी, यानी कि उस समय पर छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी कोई भी समस्या नहीं थी। आगे हम बात करते हैं सामाजिक संरचना में ही हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में आता है दास प्रथा। तो दास प्रथा की भी हम लोग बात करते हैं। दास प्रथा मौजूद थी, स्त्री और पुरुष दोनों दास बनाए जाते थे। दासों का प्रयोग घरेलू कार्य में होता था और आर्थिक उत्पादन गतिविधि में नहीं होता था। ठीक है, युद्ध में पराजित लोग को दास बनाया जाता था। दास आर्य और अनार्य वर्ण दोनों वर्गों में विभाजित होते थे। तो देखो, दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में मौजूद थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को दास बनाया जाता था। ऐसा नहीं केवल जो पुरुष है उसी को दास बनाते थे, स्त्री को भी दास बनाया जाता था। और स्त्रियों की दासों की स्थिति तो और भी खराब थी। उनका यौन शोषण भी किया जाता था। घरेलू काम तो करवाए ही जाते थे, इसके अलावा यौन शोषण भी किया जाता था। इनको वेतन के नाम पर कोई भी चीज नहीं दी जाती थी, इनको बस खाना दिया जाता था और रहने की व्यवस्था की जाती थी, जो भी निम्न लेवल की थी, निम्न स्तर की थी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, दासों का प्रयोग घरेलू कार्य में होता था लेकिन आर्थिक उत्पादन में नहीं होता था ऋग्वैदिक काल में। आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो कृषि थी वो प्राथमिक व्यवसाय नहीं थी, प्राथमिक पेशा नहीं थी, इसलिए दासों का जो काम है वो घरेलू कार्यों में होता था। इसके अलावा जब ए राज्य ने बी राज्य पर आक्रमण कर दिया, तो ए राज्य अगर हार गया तो बी राज्य के द्वारा ए राज्य के सैनिकों को दास बना लिया जाएगा। ऐसे भी दास बनते थे। दास आर्य और अनार्य वर्ण के भी होते थे। देखो, आर्य कैसे दास होंगे, अगर किसी आर्य की आर्थिक संपन्नता कम हो गई, यानी कि वो गरीब हो गया, गरीब होने के कारण क्या है, उसने अपने आप को बेच दिया। जब वो अपने आप को बेच देगा ऋण चुकाने के लिए, तो वो दास बन जाएगा। इसी प्रकार से दो प्रकार के दास देखने को मिलते हैं, आर्य और अनार्य। आर्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और अनार्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, अब इसी समय में एक दश राज युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको पता है युद्ध क्यों होता है, कि एक क्षेत्र के संसाधन को लूटने के लिए एक क्षेत्र के संसाधन को लूटने के लिए दूसरा राजा है वो आक्रमण करता है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिसके कारण युद्ध होता है। तो इसी प्रकार से सर्व प्रमुख सबसे पहला जो युद्ध हमें देखने को मिलता है वो 10 राज युद्ध है। इसमें दो कबीले थे, एक तो भारत कबीला था, भरत कबीला बोलते हैं इसको, और कहते हैं कि इसी के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। और एक था आर्य और अनार्य का कबीला। ठीक है, तो दो कबीले थे, ए था, ये था भरत का, और बी था, ये था आर्य और अनार्य का। इन दोनों में क्या है, युद्ध आपस में हुआ। देखो, इसमें भरत जो थे वो आर्य थे, और इसमें आर्य और अनार्य दोनों इसमें शामिल थे। अब इसमें विजयी कौन हुआ, इसमें भरत नाम का जो आदमी है वो इसमें विजित हो गया। ठीक है, और आगे की शासन व्यवस्था है उसने संचालित कर दी। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा नहीं कि भाई 10 राज युद्ध थे, उसमें इतने सैनिक मरे, इतने हाथी घोड़े थे, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं, है ना। आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तो उसमें यही बोलेंगे कि मतलब 20,000 सैनिक थे, 17,000 घुड़सवार थे, हाथियां 20,000 थे, और इसने इसको मारा, उसने उसको काटा। इससे कोई मतलब नहीं है,
ये परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में ही हम लोग बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, किस किस प्रकार की महिलाओं की स्थिति वहां पर चल रही थी। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। महिलाओं की स्थिति की हम बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति गिरती जाएगी। अब हम क्यों कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? क्योंकि महिलाओं की स्थिति यानी कि शिक्षा प्राप्त करती थी महिलाएं, बहुत सारी विदुषी महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि शिक्षा प्राप्त करती थी और ज्ञान का प्रचार करती थी। इसके अलावा बाल विवाह नहीं था। इस समय पर बाल विवाह नहीं होता था। बाल विवाह क्यों होगा? क्योंकि बाल विवाह सबसे पहले की अवधारणा ये बोलती है कि जब आक्रमण होना स्टार्ट हुए, यानी एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था तो वहां की कन्याओं को उठाकर ले जाया करता था, यानी कि जो हारा हुआ कबीला है उसकी कन्याओं को उठा के ले जाया करता था। ठीक है। कुंवारी कन्याओं को, है ना, विशेष तौर पर अगर शादीशुदा कोई होती थी तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन कुंवारी लड़की है उसको उठा के ले जा ही जाया करते थे। इसलिए बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होना स्टार्ट हो गई। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इतने युद्ध नहीं हुआ करते थे। ठीक है। आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति सुदृढ़ थी और उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ जाएगी, तब आक्रमण बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको पता है बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, सभा और समिति में भाग लिया करती थी। आपको पता है सभा जो होते हैं वो बड़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी समिति होती है, और समिति जो होती है इसमें आम जनता होती है, वो भाग लेते हैं। तो सभा और समिति में भी महिलाएं भाग लेती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में भी भागीदारी आपको देखने को मिलती है, यानी कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जन कल्याण कार्यक्रम हुआ, इसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई महिला का पति मर गया है तो उसका विवाह आसानी से हो जाया करता था, इसमें कोई भी चीजें नहीं हुआ करती थी। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये स्थिति है वो गिर जाएगी। जीवन साथी चुनने का अधिकार था। आपको पता है स्वयंवर नाम की चीज हुआ करती थी, स्वयंवर नाम की चीज हुआ करती थी। इसमें जो स्त्री है वो अपने हिसाब से राजा को, सॉरी, अपने पति को चुन लिया करती थी। एक टास्क दिया जाता था, अगर उस टास्क को जो भी इंसान पूरा कर लेगा तो उसको ये पत्नी है यानी कि ये लड़की है वो मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा लैंगिक भेदभाव नहीं होता था। लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम बोलते हैं कि कुछ काम लड़कियां नहीं कर सकती और हम तो लड़के हैं भाई, हम तो इस काम को कर लेंगे, हम तो बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे क्योंकि हम तो लड़के हैं। लड़कियां बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगी क्योंकि लड़कियां कमजोर होती हैं। लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि लड़कियां कमजोर होती हैं। लड़के कुश्तियां लड़ पाएंगे क्योंकि लड़के मजबूत होते हैं। तो इस तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। इसी के अलावा सामाजिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो खान पान की हम लोग बात करते हैं तो दूध एवं उससे निर्मित पदार्थ खाते थे। आपको ये पता है कि ऋग्वैदिक काल में गाय कितनी महत्वपूर्ण पशु होती थी? जिसके पास जितनी गाय है उसके पास उतने ही संसाधन है। और कहते हैं कि युद्ध का जो प्रमुख कारण होता था वो गाय ही होता था। जिसके पास ज्यादा गाय है वो अमीर आदमी होगा, जिसके पास गाय कम है वो गरीब आदमी होगा। और आपको पता है कि गाय के नाम से ही बहुत शब्दावली प्रचलित थी। ठीक है। तो अब जब गाय की अधिकता इनके पास होगी तो गाय से बने जो सामान है जैसे मक्खन हुआ, दूध हुआ, है ना, इनसे संबंधित जो सामान है वही प्राथमिक तौर पर खान पान में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा सोम रस का पान भी करते थे। अब आप मुझे बता दो कि भाई सोम रस क्या होता है? सोम रस दारू होती है या फिर हेल्दी चीज होती है? ठीक है। मनोरंजन के साधन की हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में नाट्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यानी कि मनोरंजन के रूप में ये नाटक, वाद विवाद या फिर संगीत या फिर नृत्य, इस सब का इस्तेमाल करते थे। अंत्येष्टि की बात करते हैं यानी कि मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, यानी कि दाह संस्कार किया जाता था, यानी कि अग्नि से उसको जला दिया जाता था।
अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो उसमें हमें साक्ष्य किसके देखने को मिलते हैं? दाह संस्कार के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, आपको कब्रिस्तान के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जल समाधि के भी आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। स्वरूप की बात करते हैं तो पितृ सत्तात्मक स्वरूप था या फिर मातृ सत्तात्मक स्वरूप था। तो आप मुझे बता दो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पितृ सत्तात्मक को फॉलो करते थे या फिर मातृ सत्तात्मक को फॉलो करते थे? देखो, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक का मतलब अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं। पितृ सत्तात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे आपके घर में पिता की सबसे ज्यादा चलती है और माता की कम चलती है, तो आज का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है। लेकिन दोनों लोग वर्किंग हो, यानी कि दोनों लोग काम करते हो, तो दोनों की चलती है, इसको बोलते हैं समता मूलक समाज। तो ऋग वैदिक काल में समता मूलक समाज था। ये हम लोगों ने बात कर ली सामाजिक व्यवस्था की। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में वो क्या है, कर्म के आधार पर थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गई। यानी कि जो जिस घर में जन्म लेगा वो उसी प्रकार का काम करेगा, यानी कि पुलिस का बच्चा पुलिस का ही काम करेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र ही करेगा। इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उस समय पर क्या है, जटिल व्यवस्था हो गई और गतिशीलता बाधित हो गई। यानी कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते थे, दूसरे वर्ण के लोग एक वर्ण में नहीं जा सकते थे। और इसी समय पे ही जातिगत श्रेष्ठता जो है उसका विचार समझ में आया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। और ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जांग से निकले हैं और शूद्र पैरों से निकले हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर द्विज कहा गया। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का एक संगठन बन गया। इनके संगठन बनने के बाद शूद्रों को इनको इनके सेवा कर्मी कार्य किया करने पड़ते थे। तो आपको पता है कि वेदों में जाति व्यवस्था एक तरह से नहीं थी, कर्म के आधार पर थी, और कर्म के आधार पर हमेशा रहेगी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, कर्म के आधार पर हमेशा जाति व्यवस्था रहेगी। क्योंकि हर कोई आदमी कलेक्टर बनना चाहता है लेकिन कलेक्टर नहीं बन पाता है किसी कारण की वजह से, तो उसको बाबू की नौकरी भी करनी पड़ती है, उसको इंस्पेक्टर की नौकरी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप कलेक्टर बन जाओगे, अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कलेक्टर नहीं बनोगे, चपरासी आप बन जाओगे। तो आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आप ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे या फिर शूद्र बनोगे। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था हो गई, वर्ण व्यवस्था हो गई। इसके अलावा नंबर 2 की बात करते हैं, समाज में विभिन्न 16 संस्कारों की अवधारणा हुई। 16 संस्कारों की अवधारणा का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो मुंडन होता है, उसका नामकरण होता है, इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और जब बच्चे की मृत्यु होती है, यानी कि बच्चा है वो वृद्ध हो गया, उसके बाद जो दाह संस्कार होता है, ये इसका 16वां संस्कार होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे प्रकार के संस्कार होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, 16 संस्कार। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण शुरू हो गया, गोत्र बहिर्गमन प्रथा की शुरुआत हुई, यानी गोत्र की बात हो गई। आपको पता है कि पहले के टाइम पर कबीले चलते थे, ए कबीला, बी कबीला, सी कबीला, डी कबीला, ठीक है ना, और कबीले के नाम से ही इनके गोत्र बन गए, कबीले के नाम से ही इनके गोत्र बन गए। ठीक है, और एक ही कबीले में विवाह संबंधी कार्य संपन्न होना बंद हो गया। ठीक है, तो एक ही कबीले में आपको क्या है, विवाह नहीं देखने को मिलेंगे। तो पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, बाद में जाति व्यवस्था आना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा यह अवधारणा रणनीतिक सामाजिक विस्तार की भावना से जुड़ गई। ठीक है, रणनीतिक सामाजिक विस्तार का मतलब कि अगर एक ही वंश में हम लोग क्या नाम से अगर शादी करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें बिगड़ जाएं, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि विविधता विविधता ना आ पाए। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि ए जो पुरुष है वो अफ्रीकन है, बी जो महिला है वो चाइनीज है। ठीक है, अब ये दोनों जब विवाह करेंगे तो इनसे उत्पन्न जो बच्चा होगा वो एक मिक्स ब्रीड होगा, तो इससे समाज में नस्ल में विविधता आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से ये अवधारणा यानी कि गोत्र गोत्र बहिर्गम प्रथा, ये रणनीतिक सामाजिक विस्तार को
रणनीतिक सामाजिक विस्तार को एक तरह से क्या करती है, वो देती है। समाज में 4 आश्रम व्यवस्था की अवधारणा सामने आई। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब कि आप स्कूली शिक्षा लो, गृहस्थ का मतलब आपने स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की है उसका गृहस्थी में उपयोग करो, वानप्रस्थ का मतलब गृहस्थ जीवन आपने जी लिया, अब संन्यास की ओर उन्मुख हो, भगवान की ओर आप ध्यान लगाओ। संन्यास का मतलब पूर्णतः गृहस्थ को त्याग कर आप संन्यास धारण कर लो, ये हो गया। तो ये बात आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम है। देखो मैं आपको बताऊं आज के समय में हो क्या रहा है, आज के समय में क्या हो रहा है कि भैया ब्रह्मचर्य जो है, स्कूली शिक्षा है वो चल रही है, भैया पीएचडी कर रहे हैं तो 32 साल तक तो स्कूली शिक्षा चल रही है। आईएएस का अटेम्प्ट लास्ट कितना है, 32 साल तक है। एससी एसटी वालों के लिए तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, 45-40 साल तक। ठीक है, 45-40 साल तक आप लोग दे सकते हो एमपीपीएससी के एग्जाम या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो भैया ब्रह्मचर्य की जो अवधि हो गई वो कितना हो गया आज के समय में, 40 साल हो गई। अब 40 साल के बाद वो गृहस्थ जीवन जी पाएगा, गृहस्थ जीवन नहीं जी पाएगा। ठीक है, अब गृहस्थ जीवन की अवधि कितनी हो गई, ये 60 साल हो गई। 60 साल के बाद वानप्रस्थ की जो होती है, यानी कि घर के सुखों को त्याग कर, यानी मोह माया को त्याग कर संन्यास की ओर उन्मुख होना। तो 60 साल के बाद भी वो पैसा कमाने के चक्कर में रहता है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, 60 साल में भी पैसा कमाता है वो। संन्यास यानी कि उसे मोह माया से मुक्ति नहीं मिल पाती है और पैसा पैसा कर कर ही वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से उस आदमी को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप वाकई में इन सब चीजों को अपनाओगे कि 25 साल की उम्र में आपकी जॉब लग जाए, 25 साल के बाद आपकी जो है शादी हो जाए, तो आप 50 साल तक अपना 40 साल तक 50 साल तक आप क्या है अपना गृहस्थ जीवन बिता लें। इसके बाद आपके बच्चे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, तो गृहस्थ जीवन से आप थोड़ा सा, जैसे आप कहीं प्रवचन सुनने जाएं, आप ध्यान लगाएं, तो आपका संसार से दिमाग हट जाएगा, है ना। और एक बार जब आपका दिमाग हटना स्टार्ट हो गया तो आराम से आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का मतलब क्या होता है, अगर आप मरते समय भी आपके मन में कोई मोह माया है, कोई लाभ है, कोई गुस्सा है, कोई प्यार है, तो आपको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको संन्यास धारण करना पड़ेगा। तो मैं तो मानता हूं कि आज के समय में ये सिस्टमेटिक वे में सब चीजें चलें तो आदमी आराम से मर जाएगा। आदमी मरते हुए भी संतुष्ट नहीं होता है, इसका रीजन यही है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। इन चारों का सर्वप्रथम उल्लेख जवालो उपनिषद में देखने को मिलता है। इन चारों का यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास किसमें मिलते हैं, ये सर्वप्रथम जावलो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके अलावा हम एक और बात करते हैं, ये है सामाजिक व्यवस्था में ही 4 पुरुषार्थ की अवधारणा बढ़ गई, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप मुझे बताओ कि धर्म का मतलब क्या होता है। हमारे यानी हिंदुस्तान में धर्म का मतलब होता है कि हमारा दूसरों के प्रति कर्तव्य, यानी कि हम दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य कर रहे हैं, ये हमारे धर्म का मतलब होता है। लेकिन अगर हम पश्चिमी देश की बात करते हैं तो कर्म कांड, पूजा पाठ, ये धर्म का मतलब होता है। तो धर्म का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपने धर्म का पालन करो। ठीक है, धर्म का पालन करते हुए संपत्ति ग्रहण करो, संपत्ति ग्रहण करो, संपत्ति उतनी ही कमाओ जितनी आपको आवश्यकता हो। संपत्ति ग्रहण करने के बाद आप जो है वो काम यानी गृहस्थी जीवन बिताओ। गृहस्थी जीवन बिताने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। अगर इनमें से कोई भी स्टेप है वो छूट गई तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। यह आश्रम यह आश्रम एवं पुरुषार्थ की अवधारणा आर्यों की एक अभिनव थी, जो भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास थी। आपको पता है कि अगर जीवन में भौतिक जीवन की ही चाह रहेगी, यानी कि गाड़ी, पैसा, लड़की, ये सब रहेगा अगर जिंदगी में, ठीक है, तो आपको कभी भी आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी।
और इसी प्रकार से अगर आपका जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक रहेगा तो आप जीवन को ढंग से नहीं जी पाएंगे। तो मध्यम मार्ग, ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को मिक्स कर दो। इससे क्या है, आदमी को शांति मिलेगी। आदमी किसके लिए जीता है? शांति के लिए। आदमी पैसा क्या क्यों कमाता है? शांति के लिए। आदमी शादी क्यों करता है? शांति के लिए। लेकिन शादी के बाद शांति मिलती है? नहीं मिलती शादी के बाद शांति, ठीक है ना। अगर देखो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की मैच करती है तो शादी के बाद भी शांति आपको मिल जाती है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी मैच नहीं करती है तो शादी के बाद शांति आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। आगे हम लोग बात करते हैं, समाज में त्रिऋण की अवधारणा सामने आई, यानी कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण का मतलब भगवान के प्रति ऋण, पितृ ऋण जिसने आपको पैदा किया है उसका ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ऋषि ऋण जो है, जो आपको शिक्षा देता है या फिर आपको दीक्षा देता है, वो ऋण, ठीक है। तो इन ऋण को आप चुका दोगे तो आपको एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष रूप से समाज में शांति व्यवस्था फैलाने के लिए था। यानी कि देव ऋण, यानी कि आप भगवान की पूजा करोगे तो आपको आपको क्या है, सद्भावना की प्राप्ति होगी। आप समाज में जो भी काम करोगे वो क्या है, सत्कार्य करोगे। मतलब आप ऐसे कोई अनैतिक कार्य नहीं करोगे जिससे समाज में अनैतिकता फैले। पितृ ऋण का मतलब ये होता है कि अगर बुढ़ापे में अगर माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ध्यान रखना आपका ये ऋण है। तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको ये सब अप्रत्यक्ष रूप से ऋण बताए गए हैं। इसी प्रकार से ऋषि ऋण, यानी कि आपके जो गुरु होते हैं उनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जिससे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर उनको सम्मान नहीं मिलता है तो बहुत सारे जो वर्ग हैं वो ऋषि व्यवसाय है उसको नहीं अपनाएंगे। अगर ऋषि व्यवसाय नहीं अपनाएंगे तो समाज को शिक्षा देने वाला जो है वर्ग वो समाप्त हो जाएगा। जब ये वर्ग समाप्त हो जाएगा तो जनता शिक्षा से वंचित हो जाएगी, और आपको पता है जब जनता शिक्षा से वंचित होती है तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, ये हम सब ने देख लिया हम लोगों ने। तो कितना टाइम हो गया? तो ये हमारा देखो, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है। और प्लीज आप 7 बजे आप आ जाए कीजिए। 7 AM पर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार आपका देखो, अगर आप साथ साथ में पढ़ते रहोगे ना तो आपका सिलेबस आराम से निपट जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग देखेंगे तो आपको बहुत बोरिंग होगी, और एक समय के बाद आप इकट्ठे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो रोज 7 बजे आप आइए। रोज 7 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 बजे सुबह सुबह का टाइम होता है। सुबह सुबह के टाइम में दिमाग में चीजें घुसती हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे दिमाग में चीजें हटती जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप 7 बजे आइए, और आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कब? पीडीएफ आपको मिल जाएगी भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से। भूपेंद्र सिंह दिनकर भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। इसी के अलावा आप मुझे फेसबुक पर भूपेंद्र सिंह के नाम से सर्च करें, और आपको आपको और मुझे फॉलो करें। आपको सारी, अगर कोई समस्या आती है तो पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है 90, देखो 907446771114। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको एडमिशन से संबंधित कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बीके लाइव कोड को आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हम सब ने बात कर ली है। तो हमारी और चीज बची बची है, चलो ठीक है, हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसको सामाजिक को हम खत्म ही कर देते हैं। तो दास प्रथा है, तो दास प्रथा है हमारी। तो दास प्रथा मौजूद थी, ठीक है। इसके अलावा घरेलू कार्य में इसका उपयोग होता था, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। और महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे हम, तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यानी कि सामाजिक कार्य में भी उनकी महत्ता थी। उनका बाल विवाह भी नहीं होता था, विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई और बाल विवाह होने लगे। पुत्री का जन्म दुख का कारण माना गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है।
स्त्री मुद्रा और जुए के समान है, यानी कि स्त्री क्या है, विनिमय की चीज है, यानी कि आप स्त्री को दोगे, लेन देन की चीज है। कितनी मतलब गिरी हुई स्थिति आपको देखने को मिलती है। जुए के समान है, यानी कि स्त्री के साथ अगर आप रहोगे तो आप अपना पूरा क्षेत्र खो दोगे, आप अपना सम्मान खो दोगे, आप अपना चारित्रिक जो मजबूतता है वो खो दोगे आप, ठीक है ना। तो स्त्रियों की स्थिति इस प्रकार से गिर चुकी थी, अर्थात स्त्री का वस्तुकरण हो चुका था, यानी कि स्त्री एक वस्तु के समान थी। स्त्री एक वस्तु के समान थी जिसका विनिमय हम लोग आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे धार्मिक विश्वास की। ऋग वैदिक काल के धार्मिक विश्वास की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के धार्मिक विश्वास की हम लोग बात करेंगे, देखो, और हमारा धार्मिक विश्वास पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम बुद्ध और जैन धर्म दोनों की शुरुआत कर देंगे। हमारा वैदिक काल में छूटा हुआ था, तो कुछ भी चीज आपकी छूटती है तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में आपका ये सब चीजें ले ली हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 7 बजे, 7 बजे फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। चलो, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।